हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में 1 to 10 क्वेश्चंस CSE के 2024 के आफ्टरनून सेशन के स्टार्ट किए थे। अब हम लोग 11 to 20 क्वेश्चन करेंगे। एंड गाइस, बिलीव मी, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, विल गेट टू नो कि गेट के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। Consider a program with 4 MHz processor. Its DMA controller can transfer 8 bytes in one cycle from a device to main memory through cycles dealing at regular intervals. Which one of the following is the data transfer rate in bits per second of the data controller? 1% of the processor cycles are used for DMA. Okay, so how much is 4 megahertz? 4 megahertz is 4 into 10 raised to power 6, right? It's KB. It's not KB as such, but yeah, K is per 100, and K is per 1000, M for 10 to the power 6. Okay, so DMA controller can transfer 8 bits in one cycle. ठीक है, तो कंप्यूटर की टोटल साइकिल इतनी है प्रोसेसर की। अब इसमें से वो कह रहा है कि 1% को अगर हम DMA के लिए यूज़ करते हैं तो इसकी 1% अगर मैं निकालूँ तो वो हमारी कितनी आ जाएंगी? इट इज़ 10 to the power 6। इसको काटेंगे तो ये बच जाएगा 4, विच इज़ 4 into 10 to the power 4 साइकिल। 1% हमारी होती है 10 raised to the power 4 साइकिल, राइट। और एक साइकिल में 8 बाइट और 8 into 8 बिट्स, राइट, 32 बिट्स। और हमें कितनी साइकिल में चाहिए? इतनी साइकिल में, तो 4 into 10 to the power 4 साइकिल में कितना होगा? 4 into 10 to the power 4 into 32 बिट्स। ठीक है, तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 8 जा 64 होता है गाइस, नॉट 32। दिस विल बी आल्सो 34 और 64। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 6 24, 4 6 24 and it's 25। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 256 into 10 raised to power 4 bits per second। So which one it is? It's C. Okay. Okay, let us come to the second question. Let P and Q be the following propositions. P is fail grade can be given. Students score more than 50%. Okay. To consider a statement, fail grade cannot be given when students score more than 50% marks. तो गाइस, इसमें कैन नॉट है, तो ये नॉट ही हो गया। ठीक है, और ये तो हमारा है कि, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शंस को। Q implies not P, मतलब कि अगर स्टूडेंट के मोर देन 50 मार्क्स हैं तो इट इम्प्लाइज कि फेल ग्रेड उसको नहीं दिया जा सकता। तो आई थिंक इट इज करेक्ट, राइट। सेकेंड भी देख लेते हैं। Q implies P, स्टूडेंट स्कोर मोर देन 50% implies fail grade can be given, ये नहीं होगा। P implies Q, अगर fail grade दिया गया है, it implies कि स्टूडेंट ने मोर देन 50% मार्क्स स्कोर किए हैं, जी नहीं। नॉट ऑफ P, मतलब फेल ग्रेड नहीं दिया गया है, ठीक है, implies कि
स्टूडेंट के 50% से मार्क्स ज़्यादा है ना। ये भी हो सकता है, बट स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट कह रही है कि जब ये होगा, क्योंकि वेन है ना, वेन का मतलब है कि ये चीज़ होनी चाहिए, उस पर ये इम्प्लाइड होना चाहिए। दैट्स वाई ए इज़ मोर अप्रोप्रिएट। हालांकि इट्स नॉट रॉन्ग, बट मोर अप्रोप्रिएट ए होगा हमारा। ठीक है। Consider the following C program assuming parameters to a function are evaluated right to left. Okay, this is the function we have been given, and which one of the following options is the correct output of the above C program? Okay, so सबसे पहले मेन पे जाते हैं। अब मेन पे जहाँ पे हमें int x की जगह हमें दिया गया है g और int y की जगह हमें दिया गया है h। ठीक है, और हमें कहा गया है कि जो पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन के वो राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट होंगे। ठीक है, तो पहले कौन सा इवैल्यूएट होगा? h। ठीक है, h में क्या है? h सबसे पहले q की वैल्यू को प्रिंट करेगा और आपको रिटर्न कर देगा q। तो यहाँ पे 20 रिटर्न हो जाएगा हमें। फिर हम करेंगे g को, तो हमारी प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी p को प्रिंट करेगा। p की यह स्टेटमेंट है हमारी 10 और p रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इवैल्यूएट होने के बाद बन क्या गया है? f1020, राइट। तो अब ये इसमें अंदर जाएगा, उसके बाद वो gx को कॉल करेगा। gx हमारी क्या है? 10। ठीक है, तो वो g को कॉल करेगा, तो वो क्या करेगा? प्रिंट कर देगा पहले 10, उसके बाद रिटर्न कर देगा। बट यहाँ पे रिटर्न करने के लिए कुछ स्टोरिंग वेरिएबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो h y को, यानी कि y की जगह हमारा क्या है? 20, उसको कॉल करेगा और हमारा 20 प्रिंट हो जाएगा q से रिटर्न। दैट्स इट। ठीक है, तो हमारी जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? 20 10 10 20। ठीक है, now let us check out this question. This is a good question actually. The format of a single precision floating point number as per the IEEE 754 standard is this. ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, सिंगल प्रिसीजन में कि आपकी जो साइन बिट होगी वो 1 बिट की होगी, एक्सपोनेंट जो होगा 8 का होगा, एंड मल्टीप्लाई 23 की होगी। ठीक है, अब हमें इसमें से लार्जेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर निकालना है। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। लेट मी स्मॉल इट अप सो दैट कि हम लोग इसको, इट्स नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई कैन, what I can do is I can draw the D option here also, so that we don't have to move 0 1 1 and 4 1. So it's actually same, right? Along with zeros like this, but this is not required actually. Okay, so this is your D option. So guys, अगर आप इसमें देखोगे तो सबके साइन जो है वो पॉजिटिव है, फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड, कोई भी नंबर तब बड़ा होता है जब उसका एक्सपोनेंट ज़्यादा बड़ा हो, राइट। 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 4। ठीक है, अगर हम इनके इवन कांस्टेंट भी सेम रखें, राइट, तो हमारा कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये वाली चीज़, राइट। तो जो हम, जितना हमारा एक्सपोनेंट बड़ा होता है, एंड इट इज़ बिकॉज हम 2 की पावर कर रहे हैं तो कोफिशिएंट से हमें इतना फ़र्क पड़ता है। बट इफ आर नंबर इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, लेट्स से कि 2 टू द पावर 2 5 6 है,
तो आप इसमें 4 लगा लो, 6 लगा लो, कोफिशिएंट में 8 लगा लो, 10 लगा लो, कितना मतलब ऑब्वियसली अगर बड़े से बड़ा कोफिशिएंट भी लगाते हो सो इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, राइट? सो हम लोग पहले एक्सपोनेंट चेक कर लेते हैं, जिसका एक्सपोनेंट बड़ा होगा वी टेक दैट एज नंबर, एज द लार्जेस्ट नंबर। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये वाला जो एक्सपोनेंट है इट इज़ द लार्जेस्ट, राइट? क्योंकि इसके सारे 1 1 1 1, बट देयर इज द कैच, इट इज नॉट अ नंबर, नॉट अ वैलिड नंबर, क्योंकि ये हमारे एक्सेप्शंस में लाई करता है, ठीक है? एक्सेप्शंस हमारे कौन कौन से होते हैं? एक्सेप्शंस हमारे होते हैं अगर एक्सपोनेंशियल आपका ऑल ज़ीरोज़ हो जाए या फिर ऑल 1 हो जाए, दीज आर एक्सेप्शंस, ठीक है? अगर आपके पास लेट्स से एक्सपोनेंट 0 है और आपका मेंटेसा जो है वो भी 0 हो जाता है, तो इट विल बी योर +0, ठीक है? आपका एक्सपोनेंट 0 है बट आपका मेंटेसा 0 होता है, ठीक है, विद साइन 1, तो ये -0 हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली अगर आपके एक्सपोनेंट 1 है और आपका मेंटेसा 0 है तो आपका इन्फिनिटी साइन आता है, ठीक है? आपका एक्सपोनेंट 1 है बट आपका मेंटेसा नॉन ज़ीरो है तो वो नॉट अ नंबर आता है, विच इज़ दिस केस, इट्स नॉट अ वैलिड नंबर, ठीक है? क्योंकि इसके सारे एक्सपोनेंट 1 है बट इसका जो मेंटेसा है वो नॉन ज़ीरो, ठीक है? एक और हमारे पास केस होता है कि जिसमें हमारे अगर एक्सपोनेंट सारे 0 हैं बट मेंटेसा नॉन ज़ीरो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीनॉर्मलाइज्ड। डीनॉर्मलाइज्ड वो वाले नंबर होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है? सो हालांकि इसका एक्सपोनेंट बड़ा है बट इट इज़ नॉट अ वैलिड नंबर, हेंस दिस ऑप्शन वुड बी कट डाउन, ठीक है? इट इज़ नॉट योर करेक्ट ऑप्शन। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारा कौन से वाला जो एक्सपोनेंट है उसके बाद बड़ा है सबसे, दिस वन, राइट? You want me to convert it to a decimal also, so I can convert it in the decimal also if you want, but यहाँ पे आपका 8 बिट है ना, ठीक है? I'm just giving you a suggestion, 8 बिट है आपका और 2 to the power 8 कितना होता है आपका? 256, राइट? 256 में से आपके 2 को 2 to the power 0 which is 1 to 55, 56 तक हम जाते नहीं क्योंकि हम लोग 0 से कंसिडर करते हैं ना, राइट? तो ये 0 है, इसमें से 1 माइनस कर दो, इट वुड बी 254, ठीक है? ये भी आपके पूरे 8 बिट के हैं, ये भी कितने होंगे? 255, बट इसमें ये वाला ना विच इज़ योर 2 to the power 7, ठीक है? और 2 to the power 7 कितना होता है? 128, तो क्योंकि इसमें से आप बड़ा नंबर माइनस करोगे तो ये वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, राइट? इट्स अ वे, अगर आपको एक ही नंबर मतलब एक ही आपका 0 है बाकी सारे 1 है तो आप इस तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो अगर आप देखोगे तो इसका एक्सपोनेंट है 254, इसका एक्सपोनेंट हमारा कंपैरेटिवली छोटा आएगा, इफ यू वांट मी टू कैलकुलेट टू कैन डू दैट, 27 127, ठीक है? तो हमारा जो ये वाला बी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द लार्जेस्ट अमंग दीज नंबर्स, ठीक है? नाउ लेट अस कम टू दिस रिकरेंस। इस रिकरेंस को सॉल्व करने के दो तरीके, ठीक है? फर्स्ट आई विल शो यू द जो मतलब टिपिकल हम लोग जिस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं,
ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन वाला मेथड बताती हूँ। सो हमारे पास ये टी एन की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू 5Tn minus 1 minus 6Tn minus 2, ठीक है। लेट Tn is equal to r to the power n, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर n 5 r की पावर n माइनस 1 माइनस 6 r की पावर n माइनस 2, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बेसिकली मैं 5 r टू द पावर n माइनस 1 और 6 r टू द पावर n माइनस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ये n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अगर मैं n की इक्वल 2 रखती हूँ वैल्यू, तो मेरा क्या आएगा सॉल्यूशन, r प्लस में 6, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी। हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो इसको अगर आप देखोगे 3 2 जा 6 होता है और 3 और 2 5 होता है, राइट। तो इसमें से r कॉमन ले लेते हैं और इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका r इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और r इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूं तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू a 2 to the power n प्लस b 3 to the power n। जो सॉल्यूशन है उसको हम दो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं, t0 जो दिया हुआ है हमें, उसकी वैल्यू है मेरे पास 1 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 2 to the power 0 प्लस b 3 to the power 0, ये हो जाएगा 1। किसी भी नंबर की ये पावर होती है, अगर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो ये बन जाएगा a प्लस b, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं t1 की बात करूं तो a 2 की पावर 1 प्लस b 3 की पावर 1, राइट। जब ये वैल्यू है हमारी 2, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b। अब एक इक्वेशन मेरी ये है, एक इक्वेशन मेरी ये है, कैन आई सॉल्व दीज फॉर a एंड b, यस आई कैन, ठीक है। तो a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि a को मैं 1 माइनस बी लिख लेती हूँ, आई एम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हियर, ठीक है। और उसको सेकेंड वाली में मैं वैल्यू में पुट कर देती हूँ, 2 1 माइनस बी प्लस में 3b, 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 2b प्लस 3b इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 0। इस वाली वैल्यू में अगर इसको पुट करते हैं तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या बन गया है, a की जगह 1 रख देंगे तो 2 टू द पावर n प्लस b की जगह 0 रखेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, थीटा ऑफ 2 की पावर n, ठीक है। इसको आप एक चीज़ से और ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्व ऐसे कर सकते हो आप कि जैसे अगर आप यहाँ पे t की पावर 2 निकालते हो तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, n माइनस 1 इज 1, 6 n माइनस 2 इज 0, क्योंकि हमारा n 2 है, ठीक है। 5 t1 कितना है मेरा 2, t0 कितना है 1, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। आप देखो n इज इक्वल टू 0, 2 की पावर 0, n इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 1, n इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2,
तो ये 2 की पावर में आंसर आ रहा है। अगर आप T3 निकालते हो तो वो आपका 8 आएगा। ठीक है, तो बाय ऑब्जर्वेशन ऑल्सो, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व द आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। fx be a continuous function from R to R such that fx is equal to 1 minus f2 minus x. Which one of the following is the correct value, okay, of this thing? Okay, तो जो आपका क्वेश्चन है, क्या मैं पहले इस क्वेश्चन को इस टाइप से लिख लूँ? लेट मी कॉल इट एज इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे ये अगर आई मैं मान लेती हूँ तो मेरे को फाइंड क्या करना है? आई इज इक्वल टू, ठीक है, लेट मी टेक इट एज इक्वेशन 2। अब हमारे पास एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी होती है। इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरी लिमिट a से b तक है और मेरे पास एफ एक्स डी एक्स फंक्शन है तो मैं उसको कुछ इस टाइप से लिख सकती हूँ, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जो मेरा i है मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 0 से 2 एफ 0 प्लस 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, एफ 2 माइनस एक्स डी एक्स, राइट। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकेंड इक्वेशन थी, ठीक है, एक बार उनको ऐड कर लेते हैं और लेट मी कॉल इट एज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, rather let me add this and this, adding second and third equation। तो i और i दोनों लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 2i हो जाएगा, और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, हमारी रेंज सेम है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस में एफ 2 माइनस एक्स डी एक्स, राइट। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है? ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट कैन आई राइट इट लाइक दिस, 1 dx। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो मेरा आ जाएगा x, ठीक है, एंड x की वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यूज पुट करती हूँ तो 2 माइनस 0 इज 2। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2i लिया हुआ था, राइट, तो 2i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 2 बाई 1, तो मेरा आंसर रहेगा 1। ठीक है, ओके, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। It is also a very good question. Let A be the adjacency matrix of a simple undirected graph G. Suppose A is its own inverse. Which of the following statement is always true? Guys, always. जहाँ पे भी always आ जाए ना वहाँ पे हमेशा हमें क्या करना चाहिए, elimination method यूज करना चाहिए, एंड इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका भी elimination ही है। ठीक है, देखो जी एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और ए जो है उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी कह क्या रहा है कि ए इज इट्स ओन इनवर्स, यानी कि ए इज इक्वल टू ए का इनवर्स, राइट, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए इंटू
ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है हमारे पास, बट हमारे पास ए और ए का इनवर्स सेम है, तो ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, और ए स्क्वायर जो है हमारा आई हो जाए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले में देखते हैं कि जी इज अ साइकिल। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें वो साइकिल बना रहा होगा, और उसमें फिर ऑब्जर्व करके देखते हैं उसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना के क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है, नोड्स हैं। ठीक है, साइकिल बना रहे हो, तो अब इसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ए से ए के बीच में कोई नहीं है, बी से के बीच में कोई नहीं है, सी के बीच में कोई नहीं है, बट बाकी सब ये एक दूसरे से है। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू मेक अ साइकिल, ऑल्सो इट इज अ कंप्लीट ग्राफ, तो वी कैन चेक ए एंड सी एट द सेम टाइम ऑल्सो। ठीक है, अब क्योंकि ए और ए का इनवर्स इसमें सेम दिया हुआ है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हमारा ये आई के बराबर आ रहा है। सो लेट अस मल्टीप्लाई इट। इस वाले को हम लोग सबसे पहले इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 2। इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है गाइस, किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना आता है तो मैं एक बार बता देती हूँ। 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और ये आएगा 1। राइट, सिमिलरली अब इस वाली रो को हर एक कॉलम के साथ, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 1 आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 और ये 1 मिलके 2 बना देंगे, इस वाले को सॉल्व करते हैं तो ये वाला 1 मैच करेगा, ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा। अब थर्ड वाले को मैच करते हैं तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। इसमें ये वाला 0 और ये वाला 0 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, और इसमें 2 आ जाएगा। सो गाइस, क्या ये आई के बराबर है? जी नहीं, ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हो गया गलत। जी में साइकिल नहीं है और जी एक कंप्लीट ग्राफ भी नहीं। अब क्वेश्चन बचता है कि इज इट अ परफेक्ट मैचिंग और देयर इज नो सच ग्राफ। तो सच ग्राफ बनाने के लिए हमें एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो ऐसा कर ले। राइट, तो लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ए और बी। ठीक है, इसकी जो हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी, ठीक है। अब क्योंकि ए और ए इनवर्स हमारा सेम है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1। गाइस, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? जी हाँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसा एक ग्राफ एग्जिस्ट करता है एंड दिस इज अ परफेक्ट मैचिंग। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे K2 वाले ग्राफ्स होंगे, ठीक है, जो कि डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे और इनकी हर एक की परफेक्ट मैचिंग हमारे पास होगी। ठीक है, तो हमारा डी वाला गलत हो गया बट हमारा बी सही हो गया। ओके, नाउ लेट अस कम टू द 18th क्वेश्चन। When 6 unbiased dice are rolled simultaneously, the probability of getting all distinct numbers is। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि 6 अनबायस्ड नंबर डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। सो इट इज एक्चुअली 6 टू द पावर 6। ठीक है, किसी को नहीं पता तो अगर हमारे पास एक कॉइन होता है, ठीक है, उसकी 2 साइड्स होती हैं हमारे पास, तो हम उसकी पॉसिबिलिटीज कैसे लेते हैं? अगर एक कॉइन होगा तो 2 टू द पावर 1, 2 कॉइन होंगे 2 टू द पावर 3, 3 कॉइन होंगे 2 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली एक डाइस में हमारे पास 6 नंबर होते हैं। ठीक है,
तो अगर एक डाइस होगा तो 6 टू द पावर 1, 2 डाइस होंगे तो 6 टू द पावर 2, 36 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट हमारे पास कितने डाइस हैं? 6 डाइसेस हैं, तो 6 टू द पावर 6। अब ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स हमें हर बारी, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल डिस्टिंक्ट नंबर्स? ठीक है, तो आपके जो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं वो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही हो सकती है। बाकी इसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है कि इस वाले डाइस पे 1 ना आके इस वाले डाइस पे 1 आ रहा हो, तो इनकी परम्यूटेशंस हमारे पास बेसिकली हो सकती है। ठीक है, तो इनकी परम्यूटेशंस कितनी होंगी? बिकॉज दीज आर 6 डिफरेंट नंबर्स, तो इनकी जो परम्यूटेशन होगी वो भी कितनी होगी? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है आपका? अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, राइट? ये काट दो, 3 टू ज़ा 6, ठीक है, 2 3 2 3। गाइस वैसे तो मल्टीप्लाई भी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है और ऊपर एक ही जगह सिर्फ 5 है बी में। ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू डू 6 6 36, 3 3 9, 54, 27 and 5 is 32. ठीक है, so it is your correct answer. 19 question. Once the DBMS informs the user that a transaction has been successfully completed, its effect should persist even if the system crashes because all its changes are reflected on disk. This probability is called. Guys, ये जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा है एसिड प्रॉपर्टी को। DBMS में एसिड प्रॉपर्टी होती है, दिस इज एटॉमिसिटी, consistency, isolation and durability। ठीक है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एक ट्रांजैक्शन अगर शुरू हुई है तो पूरी खत्म होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन को आपने आधी करके छोड़ दिया है, इट शुड नॉट बी दैट। एक ट्रांजैक्शन होगी तो पूरी होगी, एटॉमिक होगी। उस एटॉमिक का मतलब होता है आप उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपका जो डेटाबेस है किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले वैलिड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, और किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यूज मैच करनी चाहिए। ठीक है, आई का मतलब होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन किसको कहते हैं? आइसोलेशन का मतलब होता है कि लेट्स से आपके पास एक टाइम पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस चल रही होती हैं, बट एक यूज़र को दूसरी यूज़र के ट्रांजैक्शन का पता नहीं चलना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसको लगना चाहिए कि मेरी एक ट्रांजैक्शन है जो चल रही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। जबकि ड्यूरेबिलिटी होता है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद भी आपका डेटा जो है परसिस्ट करना चाहिए। विच इज दिस डेफिनेशन इज सेइंग एक्चुअली? आंसर है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी को आप ऐसे बोल सकते हो कि कितना ड्यूरेबल है इन द टाइम्स ऑफ कि जब आपका कोई फेलियर वगैरह हो जाए। ठीक है, so let us come to the last question of this video. In the context of owner and weak entity sets in the ER data model, which one of the following statements is true? तो आपकी जो वीक एंटिटी सेट है उसके बारे में बेसिकली ये बात कर रहा है, वीक एंड ओनर वाली। ठीक है, विच इज व्हाट इज वीक एंटिटी एंड व्हाट इज ओनर एंटिटी? वीक एंटिटी वो होती है जिसके पास अपना कोई की एट्रीब्यूट नहीं होता जिससे कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, तो वो ऐसी वीक एंटिटीज के बारे में पूछा गया है। और ओनर एंटिटी क्या होती है? अब क्योंकि आप ईआर डायग्राम में डाल रहे हो तो आपको यूनिकली तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। तो वीक एंटिटी क्या करती है कि ओनर एंटिटी की
की एट्रीब्यूट से ही यूनिकली आइडेंटिफाई हम उसको कर सकते हैं। तो सो दे हैव अ रिलेशन, राइट। सो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या वीक एंटिटी सेट मस्ट हैव total participation in the identifying relationship? The owner entity set must have total participation in the identifying relationship. Both weak and owner entity set must have total participation, और दोनों में से किसी का टोटल पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो गाइज इसमें एक बहुत ही सिंपल रूल है कि भैया कमी किसकी है, वीक एंटिटी की, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन भी वही देगी। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन हमारा ट्रू है, obviously, which is obviously it is the MCQ, कि weak entity total participation होना चाहिए, ठीक है। ओनर का ज़रूरी नहीं होता है, बट वीक का ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके गाइज, इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं इसके। एंड यू गाइज हैव सीन कि डिस्क्रीट में से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। रेकरेंस का भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ 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 हैव अ लुक एट दीज वीडियोज़। क्या पता इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ मतलब स्ट्राइक कर जाए इस बार। सो प्लीज़ डू काइंडली वॉच एट दीज वीडियोज़ एट वंस, ठीक है। और प्लीज़ मेरे को बताइएगा अगर इसमें मैं कुछ और ऐड ऑन कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।